गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों का प्रबंध, उसके सेकंड पार्ट की, जिसमें हम क्लासिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को या उद्देश्यों का वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की ऑब्जेक्टिव्स को आप कितने प्रकार से बांट सकते हैं। जैसा कि हमने पहले वाले पार्ट में बताया था कि मैनेजमेंट के लिए, प्रबंध करने के लिए सबसे आवश्यक होता है उद्देश्यों का निर्धारण या गोल्स, लक्ष्यों का निर्धारण। उद्देश्य या गोल्स जो होते हैं उनके निर्धारित किए बिना हम प्रबंध नहीं कर सकते हैं। अब उद्देश्यों का निर्धारण हर संस्था में अलग अलग तरीके से किया जाता है। उसमें सबसे पहला जो है उद्देश्यों का वर्गीकरण हम मानते हैं, वह है उद्देश्यों का महत्व के आधार पर वर्गीकरण, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ इम्पॉर्टेंस। इसके आधार पर आर.सी. डेविस ने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है प्राथमिक उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स से उद्देश्य जो है वो है संस्था के आधारभूत उद्देश्य, जिनकी प्राप्ति के लिए ही संस्था की स्थापना की जाती है। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि उद्देश्य जो है संस्था के लाभ, विकास, सेवा, उसकी लॉन्गेविटी और उसके इंटरेस्टेड ग्रुप, स्टॉक होल्डर्स वगैरह, इन सब को ध्यान में रखकर संस्था के लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उसके प्राथमिक उद्देश्यों को बनाया जाता है। उन प्राथमिक उद्देश्यों के आधार, ये वे आधार होते हैं जिनके आधार पर संस्था अपने गौण या सहायक उद्देश्यों का निर्माण करती है। मतलब कि प्राइमरी फोकस जो होता है, चाहे जितने भी सहायक उद्देश्य बनाए जाएं, उनका प्राइमरी फोकस होता है मेन उद्देश्यों की पूर्ति या प्राथमिक उद्देश्यों की पूर्ति। प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रख के ही संस्था का स्वरूप, उसका उत्पादन प्रणाली, वितरण प्रणाली, उत्पादन तकनीक, कर्मचारियों का चातुर्य एवं प्रकृति को निर्धारित किया जाता है। यानी कि प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वह संस्था के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। संस्था के प्रबंधक अपने प्राथमिक हितधारकों को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर पाते हैं, क्योंकि प्राथमिक उद्देश्य ही संस्था की नींव होते हैं, संस्था को खड़ा करने का आधार होते हैं। दूसरा आते हैं गौण या सहायक उद्देश्य। गौण या सहायक उद्देश्य, सेकेंडरी उद्देश्यों को हम कहते हैं। ये वह उद्देश्य होते हैं जो प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। जैसे कि ऐसे उद्देश्य कर्मचारी कल्याण, उत्पाद, सेवा, किस्म सुधार, उत्पाद विविधीकरण, नवप्रवर्तन आदि के लिए ध्यान कार्य को से संबंधित किए जाते हैं। इन उद्देश्यों का निर्धारण नॉर्मली प्राथमिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है, कि यानी कि हम प्राथमिक उद्देश्यों में क्या क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख के हम सहायक उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, क्योंकि सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तीसरा जो उद्देश्यों के महत्व के आधार पर माना जाता है वह सामाजिक उद्देश्य होता है। सामाजिक उद्देश्य जो है समाज एवं स्थानीय समुदाय के प्रति दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। यानी हर संस्था की एक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कि उसको समाज के लिए पूरी करनी ही पड़ती है, क्योंकि वो ये मान के चला जाता है कि समाज से उसको रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं अपनी संस्था को चलाने के लिए। उन रिसोर्सेज के माध्यम से ही वह संस्था को आगे बढ़ाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये संस्था का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि जो कुछ उसे समाज से प्राप्त हो रहा है उसको किस रूप में वह वापस समाज को करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रबंधकों ये उद्देश्य संस्था या उसके प्रबंधकों को समाज के प्रति संवेदनशील बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ संस्था की लॉन्ग टर्म प्रतिष्ठा, उसकी ख्याति और उसकी इमेज उसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर निर्भर करती है। जैसा कि आपने देखा होगा कई बड़े घराने जैसे बिरलास अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पूर्ति के रूप में अधिकतर हॉस्पिटल्स, मंदिर, धर्मशालाएं ये बनवाते हैं ताकि समाज को इसके माध्यम से प्राप्त हो। टाटा यूजली अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति के लिए सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करता है, सोशल इश्यूज़ को टेकअप करता है, साइंटिफिक
संस्थाएं बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, ताकि वह उनको आप वापस कर सके। ऐसे इन्फोसिस भी एजुकेशन के और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो उसके लिए सामाजिक उत्तरदायित्व के रूप में वापस करता है। इसी प्रकार से अगर हम इंटरनेशनल संस्थाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा वेल नोन इंटरनेशनल संस्था जो हम मानते हैं, जिसके संस्थापक बिल गेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, वो अपनी आधी संपत्ति सोशल कॉजेज़ के लिए दान कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत माइक्रोसॉफ्ट जो है अंडरवर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर एजुकेशन के लिए, उनकी हेल्थ रिफॉर्म्स के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए, गर्ल चाइल्ड के लॉन्गेविटी के लिए, इन सब पे काम करते हैं। तो ये माना जाता है कि इससे संस्था की ख्याति बढ़ती है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, कि वो लोग ये मानते हैं कि ये लोग सिर्फ पैसा नहीं कमा रहे, समाज को भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे हैं। इसलिए लोग इनकी जो है संस्थाओं से एक सिंपैथेटिक व्यू रखते हैं, एक जुड़ाव मानते हैं। तो उद्देश्यों के महत्व के आधार पर ये 3 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। फिर आते हैं उद्देश्यों के अनुक्रम या स्तर के आधार पर, यानी कि संस्था में जो हिरार्की लेवल होते हैं, उन हिरार्की लेवल्स के आधार पर, हिरार्की लेवल से मतलब है उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। इन तीनों स्तरों पर जब हम उद्देश्य को बनाते हैं तो वो आते हैं आपके हिरार्की या स्तरों के आधार पर, अनुक्रम के आधार पर जो है उद्देश्यों का निर्धारण। इसमें सबसे पहला आता है उच्च स्तरीय या निगमीय या टॉप लेवल, हम जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। उच्च स्तरीय जो है निगमीय उद्देश्य जो है संपूर्ण संस्था के उद्देश्य होते हैं। इसकी पूर्ति के लिए संस्था के सभी सदस्य प्रयत्नशील होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो दीर्घकालीन को ध्यान में रख के जो उद्देश्य बनाता है, उन्हीं को पूरा करने के लिए मिडिल लेवल और लोअर लेवल जो है वो काम करते हैं। और इनका संपूर्ण जो है आधारभूत उद्देश्य जो होता है वह संस्था के सभी हितधारकों के हितों की संतुष्टि। दूसरा आते हैं मंडलीय उद्देश्य, यानी डिविजनल ऑब्जेक्टिव। डिविजनल ऑब्जेक्टिव से तात्पर्य है ये वो उद्देश्य हैं जो संस्था के मंडल स्तर पर बनाए जाते हैं। मंडल स्तर माने कि मध्यम वर्गीय प्रबंधक। मध्यम वर्गीय प्रबंध वो होते हैं जो उच्च स्तर पर बनाए गए उद्देश्यों का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लोअर लेवल के लिए या मिडिल लेवल के लिए। मध्यम वर्गीय प्रबंधकों का कार्य होता है कि वे उच्च स्तर के द्वारा तैयार किए गए उद्देश्यों को सही तरीके से क्रियान्वित करें, ताकि उद्देश्यों की पूर्ति आसानी से हो सके। फिर आते हैं विभागीय उद्देश्य। विभागीय यानी डिपार्टमेंटल। हर लेवल पर जो है डिपार्टमेंट अलग, एक संस्था के अंदर कई डिपार्टमेंट काम करते हैं, जैसे उत्पादन, विपणन, सेवी वर्गीय, अनुसंधान। तो इन विभागों को जब उच्च स्तरीय उद्देश्य के अंतर्गत जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं कि हर विभाग का क्या उद्देश्य होगा, तो उन विभागीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो उनके लिए निर्धारित किए गए होते हैं, तो हर विभाग अपने कार्य क्षेत्र या कार्य की प्रकृति के अनुरूप उद्देश्यों को निर्धारित करता है, फर्दर उसका डिवीजन करता है और अपने हिसाब से उनका बंटवारा करता है और उन उद्देश्यों को बनाता है। फिर आते हैं उपविभागीय या अनुभागीय उद्देश्य, यानी सब डिपार्टमेंटल या सेक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब उन विभागों के जो मेन जो विभाग हैं उनके सब विभाग भी हो सकते हैं, यानी जैसे मार्केटिंग है, विपणन विभाग है, विपणन विभाग के अंदर एडवर्टाइजिंग अलग हो सकता है, सेल्स प्रमोशन अलग हो सकता है, या आपके प्रचार या पब्लिसिटी डिपार्टमेंट अलग हो सकता है। तो इन प्रत्येक विभागों का अपना उद्देश्य अलग अलग निर्धारित किया जाएगा, जो कि विपणन विभाग के मेन उद्देश्य से को पूरा करने के लिए होगा। तो प्रत्येक विभाग या अनुभाग के उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। फिर आता है कर्मचारी या उद्देश्य लक्ष्य। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वो है ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अनेक कर्मचारी, हर अनुभाग में अनेक कर्मचारी काम करते हैं। हर कर्मचारी को जो काम सौंपा जाता है उस काम को का लक्ष्य होता है स्पष्ट और परिणात्मक जो है उसका रूप होता है। तो हर कर्मचारी, संबंधित कर्मचारी को वह एक निर्धारित अवधि में पूरे करने होते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित अवधि में पूरा करना होता है। तो जो कर्मचारी जो लक्ष्य उसको दिया गया है उसको पूरा करने के लिए जो उद्देश्य या वर्क स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के कार्य करता है, वो उस पर्टिकुलर
कर्मचारी के लक्ष्य को पूर्ति के लिए किए गए अपने स्वयं के उद्देश्य निर्धारण करना माना जाता है। तो ये हम मानते हैं कि उद्देश्यों का अनुक्रम जो है इस प्रकार से होता है: उच्च स्तरीय या निगमीय उद्देश्य, फिर मंडलीय, फिर विभागीय, फिर उपविभागीय और कर्मचारी। तो जिसमें से उपविभागीय और कर्मचारी आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, मंडलीय और विभागीय उद्देश्य मिडिल लेवल में आते हैं, और उच्च स्तरीय तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके आता है। फिर आते हैं अनुक्रम एवं साध्य की श्रृंखला के रूप में, या हम ये मानते हैं कि इसके रूप में हिरार्की या साधनों के साध्य की श्रृंखला के रूप में कितने प्रकार के उद्देश्य होते हैं, ये हम फर्दर उसके अंदर देखते हैं। इसमें हम ये मानते हैं कि जो साधन जो है निगमीय उद्देश्य, विभागीय उद्देश्य, अनुभागीय या कर्मचारी उद्देश्य होते हैं, ये संगठनात्मक, विभागीय, अनुभागीय और कर्मचारी लक्ष्य से मिलते जुलते होते हैं। संसाधनों ये साधन माने जाते हैं और ये साध्य माने जाते हैं। यानी जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं अलग अलग लेवल पे, तो वो साधन माने जाते हैं किस चीज़ के लिए? उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम संगठनात्मक लेवल पे तय करते हैं, विभागीय लेवल पे तय करते हैं, या अनुभागीय लेवल पे या कर्मचारी लेवल पर तय करते हैं। तो ये जो उद्देश्य होते हैं, प्रत्येक स्तर के उद्देश्य अपने ऊपर के स्तर के उद्देश्यों के लिए साधनों का काम करते हैं और उस स्तर के लिए साध्य का कार्य करते हैं। यानी निगम का उद्देश्य संगठनात्मक के लिए भी होता है, विभागीय उद्देश्य विभाग लक्ष्य और साध्य होते हैं। तो हर टॉप लेवल का उद्देश्य जो है मिडिल लेवल के लिए साधन होता है और उसका साध्य भी होता है। फिर आता है तीसरा प्रकार, समय अवधि के आधार पर उद्देश्य। ये 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं: अल्पकालीन उद्देश्य, टॉप जो कि हम शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, एक कैलेंडर वर्ष के लिए हम मान लीजिए 12 महीने के मान लीजिए, यह संस्था, इसके अंतर्गत संस्था उस चालू वर्ष में क्या करना चाहती है, जो कितना अपने व्यापार को बढ़ाना चाहती है, उसको हम अल्पकालीन उद्देश्यों के अंतर्गत मानते हैं। यानी एक वर्ष के अंतर्गत किया गया कार्य, चाहे वो दैनिक हो, साप्ताहिक हो, मासिक हो, पाक्षिक हो, 6 माह का हो, वह अल्पकालीन उद्देश्य माना जाता है। यानी हम जो 1 साल के अंदर अचीव करना चाहते हैं उसको हम अल्पकालीन उद्देश्यों में करते हैं। मध्यवर्ती उद्देश्य जो है 1 से 5 वर्ष की अवधि में पूरे करने के लिए होते हैं। यानी जो हमने प्रथम वर्ष में तय किया था वो हमने प्रथम वर्ष में प्राप्त किया, लेकिन हम उसके अंदर कुछ मेन उद्देश्य ऐसे होते हैं जो 5 वर्ष तक कंटिन्यू करने की, जैसे हम कोई प्रोजेक्ट है या कोई संस्था का कोई एक नया सेगमेंट शुरू हो रहा है जिसको हमें 5 वर्षों तक जो है इस लेवल तक लाना है जहाँ पर वो संस्था के पूर्ण उद्देश्य में आ जाए, तो हम उसे मध्यवर्ती उद्देश्य में रखेंगे। फिर आता है दीर्घकालीन उद्देश्य जो है 5 वर्ष से लंबी अवधि के लिए होते हैं, जिसे हम सामान्यतः 15 से 20 वर्ष तक मान सकते हैं। उदाहरण के लिए एक संस्था अपने 10 वर्षों में 75% बाजार क्षेत्र पर अधिकार करने का अगर लक्ष्य बनाती है तो ये दीर्घकालीन उद्देश्य माना जाता है। जब संस्था खड़ी होती है तो जो उद्देश्य पहले निर्धारित किए जाते हैं वह दीर्घकालीन उद्देश्य माने जाते हैं। फिर आता है प्रकटीकरण के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर से मतलब है कि हम जिन चीज़ों को प्रकट करना चाहते हैं उनके आधार पर उद्देश्यों का निर्धारण कैसे किया जाता है। उसमें आता है आपका सबसे पहला उद्देश्य आता है परिणात्मक या गुणात्मक उद्देश्य, यानी वह उद्देश्य जिनको हम परिणामों के रूप में मापन कर सकते हैं, मूल्यांकन करते हैं, सत्यापन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उनको हम परिणात्मक या गुणात्मक उद्देश्यों में कहते हैं। ये इनको अंकों में क्वालिटेटिव जो है गुणात्मक होते हैं उनको अंकों में प्रकट नहीं किया जा सकता, लेकिन परिणात्मक को गुणों में प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल गुणात्मक के अंदर अगर हम ये माने कि संस्था की ख्याति कितनी है, क्या है, इसका हम जो है क्वांटिटेटिव वो नहीं दे सकते कि कितनी है, इसका मूल्यांकन हम शब्दों में ही कर सकते हैं, लेकिन इसका मूल्यांकन हम अंकों में नहीं कर सकते हैं। लेकिन कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना बिका, ये क्वांटिटेटिव हो सकता है, इसकी गणना की जा सकती है, तो इसका परिणाम हम निकाल सकते हैं।
फिर आते हैं घोषित एवं वास्तविक उद्देश्य। घोषित एवं वास्तविक उद्देश्य से माना जाता है जब कंपनी खड़ी की जाती है तो ये उद्देश्य संस्था के औपचारिक एवं अधिकृत रूप से प्रकट किए जाते हैं। संस्था जनता को इन उद्देश्यों को बताती है और विश्वास दिलाती है कि वह इनको पूरा करना चाहती है। हर वार्षिक प्रतिवेदन में उसको प्रस्तुत किया जाता है और ये बताया जाता है कि उसके कितने निकट हम पहुंच गए हैं। ये वह उद्देश्य होते हैं जो कि जो है घोषित करने अनिवार्य होते हैं और इससे संस्था के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है। जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनका विश्वास बढ़ता है, जो उसके ग्राहक होते हैं उनका उससे जो है विश्वास बढ़ता है। और ये उद्देश्य वास्तव में आकांक्षाओं को प्रेरित एवं प्रभावित करते हैं। फिर आता है जो वास्तविक उद्देश्य होते हैं, रियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये संस्था वास्तव में क्रियान्वित करती है। ऐसे उद्देश्य प्रायः लिखे नहीं जाते, लेकिन संस्था के सदस्यों को कार्यकलापों, निर्णयों और संसाधनों आदि में इसको प्रकट करती है। फिर आते हैं तीसरे वित्तीय एवं व्यू रचनात्मक उद्देश्य। वित्तीय एवं व्यू रचनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है कि ये संस्था के वित्तीय उद्देश्य जो है संस्था के वित्तीय परिणामों से संबंधित होते हैं। उसमें संस्था उदाहरण के लिए निश्चित राशि का एक संस्था कितना लाभ कमाना चाहती है, कितना विक्रय करना चाहती है, निश्चित दर से कितनी पूंजी उसके पास है, कुछ कितने कुल संसाधनों का उपयोग करेगी, वो सबका वित्तीय गणना की जा सकती है। जो व्यू रचनात्मक उद्देश्य होते हैं जिसे हम स्ट्रैटेजी कहते हैं, ये दीर्घकालीन उद्देश्य होते हैं। ऐसे उद्देश्य संस्था को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके विकास, प्रतिस्पर्धा, बाजार में अपनी भूमिका, ख्याति बनाने आदि से संबंधित होते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं। इसके लिए संस्था लॉन्ग टर्म प्रयास करती है और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है पहले अल्पकालीन फिर मध्यकालीन से इन उद्देश्यों के ज़रिए से इस तक पहुंचने की कोशिश करती है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करती है। फिर लास्ट प्रकार के उद्देश्यों का विभाजन जो है वो है क्षेत्र के आधार पर किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। ये आंतरिक उद्देश्य होते हैं और बाहरी उद्देश्य। आंतरिक उद्देश्य से तात्पर्य होता है संस्था की वह उद्देश्य जो संस्था की कर्मचारियों को संतुष्टि के प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं। यानी इन उद्देश्यों में संस्था जो है उसकी लाभदेयता, उसका उत्पाद विकास, उसका विविधीकरण, संस्था की बाजार में स्थिति, कर्मचारी की संतुष्टि आदि सब इससे संबंधित माने जाते हैं। बाहरी उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि संस्था जब बाहरी उद्देश्य की बात करती है तो वो यह मान के चलती है कि संस्था के बाहर जो कुछ भी किया जा रहा है उसमें संस्था के उद्देश्य जो उसने लॉन्ग टर्म उद्देश्य बनाए थे या मध्यकालीन उद्देश्य बनाए थे, वह बाहर जो परिवर्तन आ रहा है उसके अनुरूप वो किस प्रकार से उनको आसानी से बदल पाए और उनके अनुरूप अपने संस्था के उद्देश्यों में बदलाव कर सके। क्योंकि बाहर का वातावरण स्थिर नहीं होता, आंतरिक वातावरण को हम बाहरी वातावरण के अनुसार मोल्ड कर सकते हैं, उसको अपने आधार पर चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाहरी वातावरण को हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हर संस्था बाहरी उद्देश्य जो भी एट लार्ज उद्देश्य निर्धारित होते हैं उनके आधार पर अपने आंतरिक उद्देश्यों में परिवर्तन करती रहती है, जिससे कि आंतरिक उद्देश्यों की प्राप्ति आसानी से की जा सके। ये हमने देखा कि संस्था के अंदर जो है उद्देश्यों को जो है हम कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि संस्था के लिए, प्रबंध के लिए उद्देश्य बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हमें उद्देश्यों का वर्गीकरण जानना बहुत आवश्यक है। आज इतना ही। थैंक यू।